तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर किंजान किन्नैन को बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग गॉड राम में पहुंच सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम अपने कल्टीवेशन लेवल को डिवाइन राम से आगे पहुंचाते हैं, तो हम लोग सुप्रीम राम में पहुंच जाते हैं और सुप्रीम राम में हम लोग गॉड ही बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मेन लैंड के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सील लगी हुई है ताकि हम लोग अपनी कल्टीवेशन लेवल को कभी भी सुप्रीम राम में ना पहुंचा सके। लेकिन बहुत ही कुछ ऐसे प्रोडिजी लोग होते हैं जो कि फोर्सफुली यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सुप्रीम राम में पहुंच जाते हैं। जब से यानी पिछले 10,000 साल से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी हिस्ट्री में 10 ही लोग ऐसे हुए हैं जो कि सुप्रीम राम में पहुंच सके हैं। लेकिन जिस तरह यहाँ पर गानफा ने तुम्हें बताया है, मुझे लगता है कि इस तरह भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पर ये 10 गॉड लेवल की ब्लड लाइन की पावर्स को आपस में मिक्स करता है तो उसके बाद भी यहाँ पर सुप्रीम राम में ये ब्रेक थ्रू कर पाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर सुप्रीम राम से भी आगे चला जाए, हो सकता है कि ये यहाँ पर एंसेस्टर राम में ब्रेक थ्रू कर ले। तुम्हारा किन्नैन मास्टर किंजान की बात सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब यह है कि जितने भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं सुप्रीम राम में, उन सभी का सपना यही है कि वो 10 ब्लड लाइन की पावर्स को इकट्ठा कर ले। तो गानफा उसे कहता है कि लड़के, तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं और तुम्हारे पास यहाँ पर 2 ब्लड लाइन की पावर्स हैं। अगर ये दोनों गॉड लेवल की ब्लड लाइन की पावर्स तुम मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट बना लूंगा और मेरा साथी बनने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग आसपास के तीनों रीजन्स के ऊपर अटैक करेंगे और सभी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और तीनों रीजन्स के ऊपर अटैक करने के बाद मैं साउदर्न रीजन तुम्हें दे दूंगा, तुम वहां के एम्परर बन सकते हो और अपनी फैमिली और अपने जितने भी तुम्हारे लोग हैं वो सभी के सभी वहां पर राज करेंगे। मुझे बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे साथ मिलकर यहाँ पर मेनलैंड के ऊपर राज करना चाहते हो या फिर यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो और फिर भी तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर्स तो मुझे मिल ही जाएंगी? किन्नैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैं यहाँ पर कोई भी एम्परर नहीं बनना चाहता और अगर मैं यहाँ पर कहीं का एम्परर बनूंगा भी तब तक तुम ये देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर्स तुम्हें दे भी देता हूँ तब भी तुम इस डील को पूरा नहीं करोगे और तुम मुझे मार डालोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हूँ। यहाँ पर तुम्हें मार देना ज्यादा बेहतर है। तो मास्टर गानफा से कहते हैं अफसोस कि तुमने यहाँ पर मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया, अब मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। और साथ ही वो अपने पास से तलवार निकालते हैं और एनर्जी से बनी हुई तलवार निकालकर उसे कहते हैं अब तुम मरने वाले हो, और वो तलवार को सामने की तरफ फेंकता है। वो तलवार बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन हमारा किन्नैन जो होता है बड़ी आसानी से तलवार के अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसी के साथ ही मास्टर गानफा फिर से तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर उसकी स्पेशल पावर जो होती है वहां पर तलवारों को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करना होता है, तो वो हवा में वहां पर एनर्जी के साथ तलवारें बनाता है और उन तलवारों को सामने की तरफ फेंकता जाता है। किन्नैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही टेक्निक आती है। तो वो उसे कहता है नहीं, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। और साथ ही वहां पर और बहुत सारी तलवारें बना लेता है। एक साथ बहुत सारी तलवारें बनाने के बाद सभी तलवारों को एक साथ किन्नैन के ऊपर फेंकता है। तो किन्नैन फिर भी उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और कहता है कि यहाँ पर कर क्या रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये इसकी रियल एबिलिटी है, क्योंकि ये तलवारों को सिर्फ सिंपली थ्रो कर रहा है। सिर्फ सिंपली थ्रो करना इसकी एबिलिटी कैसे हो सकती है? तो गानफा उसे कहता है कि अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, और साथ ही वो अपनी तलवारों को फिर से वहां पर से उठाता है। उसकी तलवारें जो ग्राउंड के अंदर दंस गई थी वो ऊपर की तरफ उड़ती हैं और वहीं पर टोर्नेडो की तरफ घूमना शुरू कर देती हैं। मास्टर किंजान चलाकर उसे कहता है कि लड़के वहां से बीच से बाहर निकलो वरना तुम वहां पर तलवारों से कट जाओगे। सभी तलवारें वहां पर घूम रही होती है और किन्नैन अपनी तलवार निकालकर उन सभी तलवारों को वहां पर ब्लॉक कर रहा था। एक एक करके वो तलवारों को पीछे की तरफ फेंकता है, लेकिन वो फिर से उड़ती हुई किन्नैन की तरफ आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो तलवारें जो है वो किसी के हाथ में नहीं है बल्कि एनर्जी से कंट्रोल हो रही हैं। तो गानफा दूर से खड़ा ये सब कुछ कर रहा होता है, वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है और इसी के साथ ही वहां पर तलवारें बड़ी तेजी से किन्नैन के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। तो लिली जो होती है एक तलवार उठाती है और वहां पर भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं इन तलवारों को ब्लॉक कर सकती हूँ। जैसे ही वो अपनी तलवार को तलवारों के बवंडर के साथ जाकर लगाती है तो उसकी तलवार टच होती टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और इसी के साथ ही मास्टर किनजीवी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं इसको रोकता हूँ, मैं अपने बेटे को यहाँ पर मरने कैसे दे सकता हूँ। और अपनी 2 तलवार लेकर जाकर उस बाउंडर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो घूमने वाली तलवारें इतनी पावरफुल होती है कि तेजी के साथ घूमते घूमते वो उस तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। मास्टर गानफा कहते हैं कि अब यहाँ पर कोशिश करना बेकार है, तुम्हारा बेटा किन्नैन तो अब वहां पर उसका कीमा बन गया होगा। वहां पर ये वाली बात करता है, इसी के साथ उस भवंडर के बीच से जबरदस्त लाइट निकलती है। तो हमारा किन्नैन वहां पर एक चीख मारता है और उसकी पावर लेवल्स बढ़ जाती हैं। वो अपने शूरा फैंटम को रिलीज करता है और इसी के साथ वो सभी तलवारें वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। लेकिन गानफा ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। गानफा कहता है कि तो ये पावर है शूरा ब्लड लाइन की, अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो सोचो मैं कितना पावरफुल हो सकता हूँ। जबकि किन्नैन कहता है अब मेरी बारी है और साथ ही हमारा किन्नैन अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो वो एनर्जी स्ट्राइक जो होती है गानफा की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन गानफा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सामने खड़ा होता है और अपनी कायशा टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हारी कायशा टेक्निक मेरी इस पावर के सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि मेरे पास वुड एलिमेंट की पावर है। जैसी वो कायशा टेक्निक वाली एनर्जी जो होती है उसकी कायशा टेक्निक के साथ टकराती है वुड एलिमेंट की पावर, तो वो जो कायशा टेक्निक होती है वो टूटती नहीं है। गानफा आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लड़के, अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान तुम्हारे सामने कायशा टेक्निक को यूज करता हो तो अपनी एनर्जी के साथ उसको बड़ी आसानी से तोड़ सकते थे, लेकिन तुम्हारे सामने जहाँ पर मास्टर गानफा है, तुम्हें पता है कि मेरे पास क्या है? मेरे पास अर्थ
टाइप की ब्लड लाइन की पावर है, एक गॉड लेवल की अर्थ टाइप की ब्लड लाइन की पावर, यानी कि मैं जहां पर अर्थ टाइप की जितनी भी पावर्स हैं उन सभी का मास्टर हूं, और तुम जहां पर अपनी इस टेक्निक के साथ, वो एलिमेंट के साथ मुझे नहीं तोड़ पाओगे, मेरी कायशा टेक्निक को नहीं तोड़ पाओगे। किन्नन फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, तो जब वो फिर से अटैक करता है तो फिर भी उसके डिफेंसेस को नहीं तोड़ पाता। किन्नन कहता है कि यहाँ पर मुझे जितनी बार अटैक करना पड़ा मैं उतनी बार करूंगा, और वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि गानफा के पास जो अर्थ टाइप की ब्लड लाइन की पावर होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो किन्नन कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसका क्या करूँ, ये तो इसकी शील्ड टूट ही नहीं रही। तो मास्टर गानफा उसे कहता है कि लड़के इतना बुरा नहीं था, तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर इस कोशिश का कोई फायदा नहीं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एंड के ऊपर तुम ही जहाँ पर मरने वाले, और तुम जहाँ पर अपनी बाकी की दोनों ब्लड लाइन की पावर मुझे दोगे, और तुम्हारी 2 ब्लड लाइन की पावर और मेरी तीसरी ब्लड लाइन की पावर, मेरे पास 3 ब्लड लाइन्स की पावर हो जाएंगे, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 की और जरूरत होगी। और किन्नन उसे कहता है कि शायद तुम इस बारे में भूल रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर 5 एलिमेंट्स की पावर है, जिनमें से मैं यहाँ पर एलिमेंट को चेंज करके तुम्हें ओवर पावर कर सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम मुझे ओवर पावर कर सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मेरे से कम है, मैं डिवाइन नाम की पीक पर हूँ, और मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर अपनी शील्ड को बनाए रख सकता हूँ, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। किन्नन कहता है तो फिर मुझे यहाँ पर कोशिश करके देखना चाहिए, और साथ ही वो अपनी वुड एलिमेंट की पावर के साथ अपनी तलवार को कवर करता है, और उसको कवर करने के बाद वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, और साथ ही उस पत्तों वाली टेक्निक को यूज करता है, जो टेक्निक उसने शीजी के ऊपर अटैक यूज की थी। तो वो पत्ते जो होते हैं उसके ऊपर अटैक होते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं और जाकर उसकी शील्ड के साथ टकराते हैं तो शील्ड के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, और इस बात से गानफा भी काफी हैरान होता है, लेकिन साथ ही वो हंस रहा होता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी शील्ड को तोड़ दिया, लेकिन तुम मेरी शील्ड को तोड़कर मुझे जख्मी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा किन्नन कहता है क्या होगा अगर मैं यहाँ पर अपनी सारे पत्तों को कंबाइन कर देता हूँ और एक बड़ी सी तलवार बना देता हूँ, फिर क्या होगा, क्या तुम्हारी शील्ड टिक पाएगी? तो गानफा कहता है ऐसा मत करना। तक में हमारा किन्नन वहां पर अपने जितने पत्ते होते हैं उन सभी को वहां पर कंट्रोल करते हुए सभी के साथ एक बड़ी सी तलवार बना देता है। वो सभी एक बड़ी तलवार बनने के बाद अब गानफा की शील्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा किन्नन उस तलवार को नीचे की तरफ फेंकता है तो वो सीधी आकर शील्ड के साथ टकराती है। गानफा अपनी शील्ड को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शील्ड टूट जाती है, और उस शील्ड के टूटने के साथ ही गानफा भी जख्मी होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है, और कुछ पत्ते बाद में उड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक उसके चेहरे के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर कट लग जाता है, और बाकी सभी पत्ते ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। गानफा चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुमने मेरा खून बहाया, तो अब जहां पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और साथ ही वो वहां पर अपनी इवल पावर्स को रिलीज करता है, जिसके साथ उसकी बॉडी जो होती है वो साइज में काफी बड़ी हो जाती है, और साथ ही वो बेजर्क हो जाता है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। ये इवल पावर नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द काफी सारा काला धुआं होता है। तो किन्नन कहता है कि ये क्या हो रहा है? मास्टर किन्जान कहते हैं ये क्या, ये कोई इवल स्पिरिट तो नहीं लगती। तुम्हारा किन्नन कहता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर डेविल जोन में चला गया है, क्योंकि इवल पावर्स के होने के बाद इसका साइज बड़ा होना था और इसके सींग भी निकल आते। तो किन्जान भी उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, अगर ये इवल पावर्स होती तो इसके सींग निकलते, जहाँ पर इसकी बॉडी या इसके पंजे निकल आते, इसकी बॉडी चेंज होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो ब्लैक मिस्ट है, जहाँ पर तुम देख रहे हो कि इस बड़े से सिटी के इर्द गिर्द दीवार के इर्द के नीचे खाई है, उस खाई के अंदर बहुत सारी ब्लैक मिस्ट है। मुझे लगता है ये वही ब्लैक मिस्ट है जो ड्रैगन केव से निकली है। मास्टर गानफा की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और किन्नन को गले से पकड़ लेते हैं और ऊपर उठाते हैं, उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर गानफा उसे कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, अब यहाँ पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले थे, फिर इतना ज्यादा रेजिस्ट करने का क्या फायदा हुआ। साथ ही मास्टर गानफा अपने दूसरे हाथ के साथ से पंच मारते हैं, और ये पंच जो होता है हमारे किन्नन की बॉडी के आर पार हो जाता है, उसकी बॉडी के सेंटर में एक बड़ा सा होल हो जाता है। तो गानफा उसे कहते हैं कि मेरी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक चींटी, और इसी के साथ ही उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं। तो किन्नन वहीं पर नीचे गिर जाता है, और वहां पर गिरने के बाद क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर होल हो चुका है, अब यहाँ पर किन्नन तो मर चुका है, और उसके फादर और लिली दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 150 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे किन्नन जहाँ पर दोबारा जिंदा होकर कैसे आएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।